मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं 3P सर की MTIS क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, पिछली क्लास में इन शोरगुल की वादियों में हमने निर्धनता के कारण तक अपनी क्लास समाप्त की थी। आज इन शोरगुल की हसीन वादियों में यहीं से हम लोग अपनी क्लास शुरू भी करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि निर्धनता के कारण भारत में दो महत्वपूर्ण हैं। पहला ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल, जबकि दूसरा था जनसंख्या में उच्च दर की वृद्धि होना। जी हाँ, पहला जो कारण था उसमें भारतीयों का प्रत्यक्ष योगदान तो नहीं था निर्धनता में पहुंचने का, जबकि दूसरा जो कारण था वह भारतीयों का प्रत्यक्ष योगदान था उसमें। यानी भारतीय ये नहीं समझ पाए कि अगर हम जनसंख्या वृद्धि करेंगे बहुत ज्यादा तो जो संसाधन है उसकी कमी होगी। यह समझ में नहीं आया और जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती रही। और कुछ राज्यों ने अगर बात की जाए तो इसमें रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि कर दी, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ और भी राज्य थे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहले अगर समझें तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल का मतलब अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे तब की बात हो रही है। इस समय अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिया। भारत के जो हस्त शिल्पकारी उद्योग वगैरह थे उनको नष्ट करना शुरू कर दिया या उनको बढ़ावा नहीं दिए। अर्थात कुल मिलाकर के कहा जाए तो आर्थिक विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिससे हुआ यह कि रोजगार के जो अवसर, रोजगार सृजन होने के जो चांसेस थे, अवसर जो थे वो कम हो गए। व्यक्ति के पास रोजगार होना असंभव होने लगा, जिसकी वजह से व्यक्ति की आय थी, आय वृद्धि दर भी कम होने लगी। और जब आय वृद्धि दर कम हुई तो आप समझ सकते हैं परिणाम क्या निकलेगा। दूसरी बात अगर हम करें तो जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई तो जो हमारे पास संसाधन थे, भूमि जैसे संसाधन थे और श्रम था, श्रम की अगर बात की जाए तो उसको अभी हम छोड़ दें, लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें, मानव पूंजी की बात करें, भौतिक पूंजी की बात करें तो ये हमारे पास इसकी कमी होने लगी। और जब इनकी कमी होने लगी तो हम इतनी बड़ी जनसंख्या में इसको उपलब्ध नहीं करा पाए। ये दो बड़ी वजह थी कि जिसका परिणाम यह निकला कि देश की समृद्धि दर जो थी वो घटने लगी। और जब देश की समृद्धि दर घटने लगी तो इससे व्यक्ति जो थे वो निर्धनता में पहुंच गए। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आपको बताया गया था पिछली क्लास में, पिछली 1-2 क्लास में, कि समृद्धि दर का तात्पर्य होता है कि प्रति व्यक्ति की आय बढ़ जाना। ग्रोथ रेट का तात्पर्य होता है प्रति व्यक्ति की आय बढ़ना, साथ ही साथ देश की GDP बढ़ना और देश का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होना। गॉट इट? तो यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये आप इतना लिख चुके होंगे। अब आगे तो दोस्तों लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में आज हम फिर से वही पढ़ने वाले हैं जो पिछली हेडिंग थी, यानी निर्धनता के कारण। हम वहां पर देख रहे थे भारत में निर्धनता के कारण की बात, यहाँ भी भारत में निर्धनता के कारण की ही बात की जा रही है। पिछली क्लास में हमने निर्धनता के 2 कारणों पर विचार किया था। पहला कारण ये था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल और दूसरा कारण जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि कही जा सकती है। वैसे हम कुछ यूपी वाले हैं, हम भारत वाले हैं, कुछ मामलों में तो हम सबसे आगे होते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो जनसंख्या के मामले में तो हम पूरे दुनिया को पीछे छोड़ सकते हैं। गॉट इट? तो ये 2 कारण थे जहां पर हमने पिछली क्लास में देख रखा था कि जो हमें निर्धनता में पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। दूसरे कारण की यानी तीसरे कारण की बात की जाए तो तीसरा कारण था भूमि संसाधनों का जो असमान वितरण। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो एक कारण यह भी था कि 1960 के दशक में सिंचाई सुविधा बढ़ी और कुछ राज्यों ने हरित क्रांति का प्रसार हुआ।
कारणों से देश में रोजगार के अवसर सृजित हुए। ध्यान में रखिएगा, जब सिंचाई की सुविधा बढ़ी और साथ ही साथ देश में हरित क्रांति का प्रसार हुआ, तो इन दो कारणों से आप बोल सकते हैं कि रोजगार के अवसर बढ़े के अवसर। ये देखिए, तो रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन सबसे बड़ी इसकी एक कमी भी निकल करके आए, और वह यह आई कि यह कुछ सीमित क्षेत्रों में ही इसका प्रसार हुआ। यानी यह प्रक्रिया जो थी, अर्थात कौन सी, सिंचाई सुविधा बढ़ने की और हरित क्रांति का प्रसार होने की, तो यह कुछ सीमित क्षेत्रों में ही रहा, कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही रहा। गॉट इट? तो ध्यान में रखिएगा, जिन कुछ सीमित क्षेत्रों तक रहा, जैसे अगर बात की जाए पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उसी की हम बात कर रहे हैं जो शुरुआत में चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ रखा था, उत्पादन से संबंधित। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि यह सिंचाई की सुविधा और हरित क्रांति की ये जो व्यवस्था, नई तकनीक आई, इसका प्रसार और ये सुविधाएं कुछ ही क्षेत्रों में सीमित होकर के रह गई, जिसकी वजह से कुछ ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े, बाकी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं हो सके। इस वजह से जिन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े, वहां पर निर्धनता में कमी आई, जबकि बाकी राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की बात की जाए, तो इनमें निर्धनता में कमी न आकर के बल्कि यहाँ पर निर्धनता में वृद्धि हुई। अर्थात अब राज्यों के बीच में जो निर्धनता आंकड़े थे, उनमें भी बड़े पैमाने पर अंतर होना शुरू हो गया। तो इसकी एक खास विशेषता ये थी कि यहाँ से रोजगार बढ़ा, लेकिन एक कमी भी ये थी कि आप कह सकते हैं कि कुछ सीमित क्षेत्रों में ही रहा। यह भी निर्धनता का एक बड़ा कारण था। दूसरी बात, मतलब चौथी बात अगर की जाए इसकी, तो 4 पॉइंट में हम कर सकते हैं, 4 पॉइंट कह सकते हैं कि आय असमानता, आय असमानता का होना भी, आय असमानता का बढ़ना भी निर्धनता का कारण बना। ये देखिए, तो जब आय असमानता बढ़ी तो निर्धनता भी बढ़ी। अगली बात अगर हम करें, पांचवी बात, तो पांचवा कारण ये था भारत के लोगों को निर्धनता में पहुंचने का कि भूमि संसाधनों का असमान वितरण। गॉट इट? तो ये ध्यान रखिएगा, भूमि जैसे संसाधनों का हमने सभी राज्यों में या सभी लोगों के पास समान वितरण न करके बल्कि उनका असमान वितरण किया। यह भी एक बड़ा विषय था, या यह भी एक बड़ा कारण है कि जिससे लोग निर्धनता रेखा के नीचे आ गए। गॉट इट? तो यहाँ पर असमान वितरण भी निर्धनता रेखा का कारण बना। अगर ये हुआ तो निर्धनता बढ़ी। गॉट इट? तो यहां तक आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इतने कारण हैं भारत के लोगों को निर्धनता में पहुंचने के। ये कई कारण हैं, 5 कारण हमने लिखे। 5 कारण आपको अगर मेंस राइटिंग आप करते हैं तो वहां पर ये पर्याप्त है। अब इन्हीं क्षेत्रों में आप क्या कर सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं कि कृषि क्षेत्र, जैसे अगर आपसे किया जाए कि किसानों के रोजगार में वृद्धि करने के लिए अगर बात की जाए, तो आप कह सकते हैं कि हरित क्रांति का अधिक से अधिक प्रसार किया जाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के और हर राज्यों में इसका प्रसार होना चाहिए, समान रूप से प्रसार होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, तो सभी राज्यों में किसानों के पास रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं। ये सब सुविधाएं हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, और इन सब प्रॉब्लम्स को सीख करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। गॉट इट? तो ध्यान में रखिएगा, मेंस में ऐसे ही आता है।
अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मेंस में आप बैठते हैं तो इसी चीज को करंट से जोड़ करके देखा जाएगा। बस इतना कहा जाएगा कि तमिलनाडु में अभी हाल ही में जो कृषि से संबंधित बिल पास किए गए उस पर आप टिप्पणी कीजिए, या जो भी कुछ रहेगा नया आएगा उसी से संबंधित। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी प्रॉब्लम समझिए और प्रॉब्लम समझेंगे तो आप उसका सुझाव दे सकते हैं, उसकी उपाय कर सकते हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक दूसरा कारण अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि अगर सभी निर्धनता को कम करने के लिए एक आध दो और उपाय बताइए, तो आप बोल सकते हैं कि सर हम भूमि संसाधनों का जो असमान वितरण है पूरे भारत में या सभी लोगों में, सभी समुदायों में, हम उसे समान रूप से वितरण करके भी जो निर्धनता के कारण में कमी कर सकते हैं, यानी निर्धनता में कमी कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो निर्धनता में कमी करने के लिए आप भूमि जैसे संसाधनों का भी समान रूप से वितरण कर सकते हैं। गॉट इट। तो यहां पर देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। दोस्तों, तो इतनी सारी चीजें आप बता सकते हैं कि ये सब कारण हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से व्यक्ति या भारतीय निर्धनता के अंदर पहुंच चुके हैं या निर्धनता रेखा से नीचे आ गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और एक अगली हेडिंग लिखते हैं। आप लिखिएगा निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता निरोधी गॉट इट। तो यहां पर ध्यान में रखेंगे, निर्धनता निरोधी उपाय की बात की जा रही है, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि निर्धनता रोकने के उपाय। आप ऐसे भी कर सकते हैं, निर्धनता रोकने के उपाय। इसकी बात की जाए, सरकार को समझ में आई, सरकार के साथ साथ देश के लोगों को भी समझ में आई, लेकिन देश के जो लोग थे उनको इतने बड़े पैमाने पर समझ में भी नहीं आया और उनके पास संसाधन भी नहीं थे। चूंकि विशेषज्ञता की कमी होती है, लोगों के पास, गांव के जो अशिक्षित लोग हैं उनके पास विशेषज्ञता की कमी होती है, इसलिए वे सारे प्रॉब्लम्स को आसान तरीके से समझ नहीं सकते। सरकार को समझ में आए तो सरकार ने इसके लिए, यानी अर्थात निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करने की बात की जा रही है, तो निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम को चलाए। यानी दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं बल्कि कई कार्यक्रम चलाए, आप ऐसे कह सकते हैं, और उन्हें दो मुख्य वर्गों में बांट करके देखा जा सकता है। गॉट इट। तो सरकार जो मुख्य रूप से कार्य चलाएं उनको दो भागों में आप बांट करके देख सकते हैं। पहला आप बोल सकते हैं कि जो पहला है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, और दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी। निर्धनता निरोधी। तो ये देखिए, ये दो हेडिंग सरकार ने दो मतलब सरकार ने अनेकों कार्यक्रम चलाए, उन कार्यक्रमों को दो मुख्य भागों में बांट करके देखा जा सकता है। पहला जो था आर्थिक समृद्धि और दूसरा जो है लक्षित निर्धनता निरोधी की बात की जा रही है। गॉट इट। तो यहां पर बात कर सकते हैं, अच्छा यहां पर देखिए, अच्छा तो यहां पर बात करते हैं आर्थिक समृद्धि की। आर्थिक समृद्धि क्या होता है? आर्थिक समृद्धि, अभी हमने कहा था कि अगर आर्थिक समृद्धि दर बढ़ती है तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। गॉट इट। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आर्थिक समृद्धि दर की अगर हम बात करें, इस पे चर्चा करना शुरू करें, तो आपको बताएं कि 1950 से लेकर के 1970 के दशक तक करेक्ट। तो कल आपको बताया गया था, पिछली क्लास में बताया गया था कि दशक को आप कैसे समझ पाएंगे। करेक्ट। तो ये देखिए, तो 1950 से लेकर के 1970 के दशक तक भारत की जो जीडीपी थी, आर्थिक समृद्धि दर जो थी, वो लगभग 3% थी। 3%। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि इतने तक भारत की समृद्धि दर, भारत की आर्थिक समृद्धि दर की बात हो रही है, तो भारत की आर्थिक समृद्धि दर जो थी वह लगभग 3.3% थी। गॉट इट। लेकिन जैसे ही हम
1980 के दशक में प्रवेश किए। भारत की जीडीपी में या भारत की समृद्धि दर में, आर्थिक समृद्धि दर में अचानक से बहुत तेज उछाल आया और पूरे विश्व में उस समय भारत सबसे तेज गति से विकसित होने वाला, विकास करने वाला, या आप कह सकते हैं आर्थिक समृद्धि करने वाला देश बन गया। पता है आपको बताएं तो परंतु आप कर सकते हैं, परंतु 1980 के दशक में, परंतु 1980 के दशक में भारत की जो आर्थिक समृद्धि दर थी, आर्थिक समृद्धि दर में बहुत तेज से उछाल आया और पहुंच गया कितना, लगभग 6% वृद्धि हुई, 6% से वृद्धि हुई। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ओके, यहाँ देखिए आर्थिक समृद्धि की बात की जा रही है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि 1950 से 1970 के दशक में हमारी जो जीडीपी थी, आर्थिक समृद्धि दर जो थी, वो लगभग 3.3% ही थी, बहुत तेज स्पीड से नहीं बढ़ रही थी। हमारे यहाँ गरीबी और निर्धनता दोनों बनी हुई थी। लेकिन चूंकि आगे चल करके जब हम लोग 1980 के दशक में पहुंचे, 1980 के दशक में प्रवेश किए, तो इस समय हमारी जो आर्थिक समृद्धि दर थी वो बहुत स्पीड से उछाल भरी और स्पीड से उछाल भरते हुए लगभग 6% पहुंची। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस समय पूरे विश्व में कोई भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि 6% से नहीं बढ़ रही थी, सिवाय भारत को छोड़ करके। तो भारत में इतनी तेज गति से विकास होना शुरू हुआ। लेकिन आपको बताएं कि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यह भी पूरे भारत में एक समान रूप से नहीं हो पाया। जैसे यानी कुछ क्षेत्रों में इसका विकास नहीं हो पाया। अगर बात की जाए तो कृषि के क्षेत्रों की बात की जाए तो कुछ एकाध दो क्षेत्रों को, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी और कृषि क्षेत्रों में बात की जाए तो वहाँ पर जो आर्थिक समृद्धि दर थी वो 6% से नहीं बढ़ी, बल्कि और कम स्तर से वृद्धि हुई उसकी। यही वजह है कि देश के जो ग्रामीण किसान रहे वह आज भी निर्धनता के अंतर्गत ही बने रहता है। बात आई समझ में? अगर ये 6% की वृद्धि पूरे भारत में हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में एक समान हुआ होता तो निश्चित रूप से आज सभी लोगों की आय में वृद्धि हुई होती, सभी लोगों का आर्थिक विकास हुआ होता और सभी लोग निर्धनता रेखा को पार करके आगे आ गए होते। परंतु ऐसा नहीं हो पाया। सेवा क्षेत्रों में हमने बहुत तेज से उछाल भरी, सेवा क्षेत्र में हम बहुत आगे निकल गए। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र के कृषि क्षेत्र की बात की जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत पीछे रह गए। एग्रीकल्चर सेक्टर में उतनी तीव्र गति से वृद्धि देखने को नहीं मिली जितना कि दूसरे क्षेत्रों में मिला। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनता थी वह बनी की बनी रह गई। गॉट इट? यही बात अगर हम आगे करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हुई, परंतु आप लिख सकते हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि सेक्टर में, भाई सेक्टर का मतलब ही होता है क्षेत्र। गॉट इट? तो इस बात को जानते रहेंगे। यहाँ पर ये इंग्लिश वर्ड है, तो कृषि सेक्टर में यह वृद्धि देखने को नहीं मिली। गॉट इट भाई? तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यही वजह है कि आज भी किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं पहले थी, आज भी वो समस्याएं बनी हुई हैं और भारत के बहुत से ऐसे किसान हैं जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस बात को आपको जानने की ज़रूरत होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कृषि क्षेत्र क्यों पिछड़ गया, या आज हमें उसमें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सुझाव दे सकते हैं कि
हमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि शुरुआत चैप्टर में हमने पढ़ रखा था कि किसानों को हमें बहुविध फसल प्रणाली के माध्यम से कृषि करने पर सुझाव देना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें थी और उनके बीजों के प्रबंधन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के प्रबंधन के लिए, जैसे जल की सिंचाई के प्रबंधन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी सरकार को आगे आकर के किसानों की मदद करनी चाहिए। तब जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की जो ये समस्या है उससे हम थोड़ा निजात पा सकते हैं। और साथ ही साथ किसानों की जो MSP की बात होती है वह भी एक निश्चित निर्धारित मात्रा पर पहुंचनी चाहिए, जिससे कि उन्हें क्षति ना हो। हम इस पे बाद में बात करेंगे, क्लास 10th की बात करेंगे तो हम वहाँ पर इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये गाँव में देखने को मिल गई, लेकिन यही समस्या अगर हम बात करें तो शहरों में भी देखने को मिल गई। उसकी बात आप केवल सुन लेंगे और समझ लेंगे। शहरों में देखा जाए तो शहरों में बहुत से ऐसे लोग थे, जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा तीव्र गति से हुई हमारे देश में कि रोजगार उतनी तीव्र गति से सृजित नहीं हो पाई। समझ पा रहे हैं? गॉट इट? तो जब भारत में जनसंख्या बहुत तेज से बढ़ी, लेकिन रोजगार उतनी तेज से नहीं बढ़ी जितनी तेज से जनसंख्या बढ़ी। ये अगर हम मान ले कि जनसंख्या थी, ये हाथ मान ले जनसंख्या, पहले ये जनसंख्या और ये रोजगार, लेकिन जनसंख्या हमने बहुत तीव्र गति से बढ़ाया और रोजगार जो था वो उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ा, जिससे यह हुआ कि इनके बीच में, जनसंख्या और रोजगार के बीच में जो आपके खाई बनती गई वह उसकी वृद्धि होती चली गई और व्यक्ति निर्धनता के अंतर्गत प्रवेश करता चला गया। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। और ऐसे जो शहर में लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो रोजगार की तलाश कर रहे थे, उन्हें रोजगार नहीं मिला क्योंकि रोजगार सृजित ही नहीं हो पाया। और ऐसी स्थिति में अब व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाने लगा, पकौड़े बेचने लगा और तो और चाय की दुकान पर दुकान करने लगा, वाहन चलाने लगा, बहुत सारी चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में वह संलग्न हो गया। और यही लोग जाकर के शहर के झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। इनका विकास करना शहर के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सो दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ से ये जो आर्थिक समृद्धि हुई, इससे कुछ क्षेत्रों में तो विकास हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्र इससे अछूते रह गए। जैसे ग्रामीण कृषक जो थे इस विकास के दौर में पीछे रह गए। इसलिए सरकार ने लक्षित निर्धनता निरोधी नियम को अपनाना शुरू किया। आपको बताएं कि लक्षित निर्धनता निरोधी से तात्पर्य ये था कि जो क्षेत्र विकास के दौर से पीछे हो जा रहे हैं, जो छूट जा रहे हैं, हम उसी क्षेत्र को लक्षित बनाएंगे, उसी में हम विकास के कार्यक्रमों को चलाएंगे ताकि वो भी विकास के दौर में आगे आ सके। गॉट इट? तो इतना आप समझ गए होंगे। इसी के तहत, यानी लक्षित निर्धनता निरोधी के तहत, अब आप कह सकते हैं कि सर गांव में विकास जो था कम था। और चूंकि गांव में एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, शहरों में आबादी की तुलना में गांव में आबादी जो है वो ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि लगभग गांव में 60 से 65% आबादी रहती है, जबकि शहरों में आपके 40 से 35% ही आबादी देखने को मिल सकती है। गॉट इट? तो इसलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने लक्षित निरोधी निर्धनता कार्यक्रम थे वो चलाना शुरू किए। और इसी के तहत सरकार ने पहला जो नियम या पहला जो अधिनियम बनाया वह था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। और ये जो चला है, मतलब कानून बना, यह 2005 में बना था भाई। गॉट इट? तो इस बात को जानते रहें, यह कार्यक्रम इसलिए बनाया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 इसलिए बनाया गया ताकि जो गांव के लोग हैं उनका भी विकास सुनिश्चित हो सके।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। यह बना था अधिनियम 2005 में, संसद में पेश किया गया 2005 में। अगर हम आपको पॉलिटी पढ़ाते तो जरूर इसके कुछ कानूनों को बताते कि कैसे ये पास किया जाता है संसद में, किस तरह से ये बनता है कानून। बट यहाँ पर हमें इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, हमें बल्कि इस बारे में चर्चा करनी है कि यह कब लागू हुआ था। तो ये जो लागू हुआ, आप कह सकते हैं लागू 2 फरवरी सन 2006 को। तो ये लागू होने का डेट था किसका भाई? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, वो एसएससी की तैयारी करने के दरमियान वो सिर्फ इसी को पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। इसका मुख्य उद्देश्य नहीं समझ पाते कि आखिर ये क्यों आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। और यही वजह है कि जीएस पढ़ने का मतलब वो सीख नहीं पाते। जीएस पढ़ने का तात्पर्य होता है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि कोई चीज अगर आ रही है तो क्यों आई, उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे वजह क्या थी। तो इसके पीछे वजह क्या थी, आप बता सकते हैं कि सर इसके पीछे यह वजह थी कि ग्रामीण क्षेत्र जो कृषक थे उनके विकास में भागीदारी कम हो गई थी, या वह विकास के दौर में पीछे हो गए थे। इसलिए सरकार की तरफ से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम चलाया गया, 2005 चलाया गया, और यह लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। करेक्ट? आपको बताएं कि इसके तहत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका नाम है मनरेगा। ये देखिए, जी हाँ, उसी मनरेगा की बात कर रहे हैं जिसको पहले हम नरेगा के नाम से जानते हैं। तो ये मनरेगा चलाया जा रहा है, और मनरेगा में ये कहा गया, इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, आपको दिखेगा, ठीक है। चलो हम यहाँ पर हेडिंग के तौर पर बना सकते हैं मनरेगा। तो देखिए, इसमें कुछ प्रावधान किए गए, और कुछ प्रावधान में पहला ये किया गया कि ग्रामीण जो लोग हैं उनको 100 दिन की कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। यानी ग्रामीण लोगों को ग्रामीण के हर घर को कम से कम चलिए ये इधर से लगा देते हैं ताकि आप समझ पाए, कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलना अनिवार्य। ये देखिए, तो इसके तहत यह कहा गया कि ग्रामीण घर जो है, ग्रामीण के लोग जो हैं, हर घर को कम से कम 100 दिन का रोजगार अवश्य मिलना चाहिए। गॉट इट? और अगली बात आपको करें, देखिए ये बहुत अच्छा प्रावधान था भाई कि हर ग्रामीण जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार अवश्य मिलना चाहिए हर घर को। अब वो गांव के समाज के जो गांव की प्रशासन है वो उसमें कितना रोल अदा की, कितने बढ़िया से उसको लागू की ज़मीनी स्तर पर, वो देखने वाली बात होगी। हर क्षेत्रों में, हर जगहों पर, हर गांव में अलग अलग आपको देखने को मिला होगा। कहीं कहीं पर तो एक ही घर के 4-4 सदस्य बन गए होंगे, और कहीं कहीं पर कुछ घरों में एक भी सदस्य को मनरेगा में मतलब नौकरी या रोजगार उपलब्ध नहीं कराए गए होंगे। तो ऐसी स्थिति बनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो मंशा थी सरकार की वह स्पष्ट थी कि हर घर को कम से कम, हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को तो जरूर यह रोजगार मिलना चाहिए। कम से कम की बात हो रही है, मतलब कहने का तात्पर्य था कि हर घर को मिलना चाहिए जो ग्रामीण है, जो गरीब है। अगली बात अगर करें तो इसका उद्देश्य, अगर हम इसके उद्देश्य की बात कर लें, उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य यह था कि वनों की कटाई को रोकना, वन कटाई को रोकना। देखिए हमने एक्स का निशान लगा दिया, तो मतलब ये हो गया कि वन कटाई को रोकने की बात की जा रही है, और ताकि सूखा से निपटने की भी बात हुई।
सूखा जैसी समस्याओं से निपटने की भी बात हुई, यानी इसका उद्देश्य सूखा जैसी समस्याओं से निपटने की बात भी हो रही थी। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? आप देखिए, अगर आप क्या करते हैं, मनरेगा में कौन सा काम किया जाता है, तो मनरेगा में तालाब ही तो खुदवाए जाते हैं, तालाब बनवाए जाते हैं, ताकि वहाँ पर जो वाटर है, जो बरसात के जो रेन वाटर होंगे वो वहाँ पर इकट्ठा रह सके और उसका उपयोग कर हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। तो इसका उद्देश्य यह भी था कि सूखा को रोकना, यानी सूखा को कम करना। तो आप यहाँ कह सकते हैं सूखा को कम करना। गॉट इट? तो दिख रहा है? ठीक है। तो यहाँ तक इसका उद्देश्य ये था कि सूखा को हम कम कर सके, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मिट्टी के कटाव को भी रोकना था। मिट्टी के कटाव दिख रहा है? चलो भाई, कटाव दिखा। चलिए आप यहां समझ लेंगे कि ये मिट्टी का कटाव है, हमने कटाव लिखा है। तो यहां पर इसका उद्देश्य ये था कि मिट्टी के कटाव को रोकना। ये देखिए, आप समझ जाएंगे। तो मिट्टी के कटाव को भी रोकना इसका उद्देश्य था, ताकि देश में जो अकाल जो पड़ता है, सूखा जो पड़ता है, जिससे लोग बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाते हैं, तो उनको ऐसी समस्याओं से निपटना ना पड़े, ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को चलाया। और देखिए, अगर ये कार्यक्रम जहाँ जहाँ जमीनी स्तर पर अगर लागू किया जाएगा तो इसका उद्देश्य भी बहुत अच्छा था। ग्रामीण लोगों का इससे आय भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ इससे हम क्या करेंगे, वन कटाई को भी रोक सकते हैं, सूखा भी इससे कम किया जा सकेगा। सूखा से जो प्रभावित लोग क्षेत्रों में अगर यह कार्यक्रम चलाया जाए तो वहाँ पर इसका भरपूर उपयोग किया जा सकता है, इसका भरपूर लाभ लिया जा सकता है। हमने लेकिन आपको बताया कि सरकारें या जो स्थानीय सरकारें थी इसका कितना उपयोग की, या कोई भी, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, तो इसका कितना बड़े पैमाने पर उपयोग किया, कितने ज़मीनी स्तर पर इसको लागू किया गया, ये तो आपको पता होगा, आप क्षेत्रों में देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर जिस उद्देश्य से यह बनाया गया था, या अपने पूरे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया। यदि अगर पूरे उद्देश्य को प्राप्त किया होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिएगा। सो दोस्तों, मनरेगा की बात चल रही है, हम मनरेगा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें फैक्ट हैं और कुछ लॉजिक है जिसके पीछे। तो आप यहाँ पर लॉजिक हुआ, लेकिन ये 100 दिन के रोजगार जो है ये आपका फैक्ट है, इसको आप रट्टा मार लेंगे, रट लेंगे, सीख जाएंगे। ये आपके एसएससी लेवल पर कंटेंट है, लेकिन ध्यान रहे कि हम मेनली यूपीएससी लेवल पर आपको पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर बात करते हैं आगे। अगर हम इसकी बात करें, मनरेगा की बात करें, तो मनरेगा में कुछ और भी प्रावधान किए गए, यानी कुछ सीटें आरक्षित की गई। अगर इसको आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, महिलाओं के लिए जैसे आरक्षित की गई। तो आप यहाँ पर अब इसके अंतर्गत, यानी ध्यान में रखें, मनरेगा के अंतर्गत ही हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, या आप चलिए फिर से यहाँ पर लिख लीजिएगा मनरेगा। तो इसके अंतर्गत कुछ और भी प्रावधान किए गए, यही हेडिंग है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आप ध्यान में रखें, आप कह सकते हैं पहला कि 1/3 इसमें 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। ठीक है, तो सही भी है ना, महिलाओं को रोजगार कम मिलता है, तो ज़रूरत भी इसकी थी कि ताकि महिलाओं को इसमें रोजगार अच्छे से मिले, उनकी भी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। हमने आपको शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर महिला तथा पुरुष दोनों की स्थिति बेहतर होगी तभी चल करके आर्थिक समृद्धि होगी, अदरवाइज आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती। इसी टॉपिक पर हमने आपको एक चीज़ और भी बताया था कि विवेकानंद ने इसलिए कहा था कि चिड़ियों के एक पंख से उड़ान नहीं हो सकती, अगर चिड़ियों को उड़ना है तो दोनों पंख की उसे ज़रूरत होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें देश की आर्थिक समृद्धि की बात करनी है तो उसमें महिला और पुरुष दोनों के रोजगार की भी बात करनी होगी। बट तो यहाँ पर बात की जा रही है कि महिलाओं के लिए 1/3 जो रोजगार के अवसर थे मनरेगा में वह निश्चित कर दिए गए, यानी उसको आरक्षित कर दिया गया।
दूसरी बात करें, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी बात, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, मतलब रोजगार इसमें आरक्षित की गई, आप ऐसा बोल सकते हैं। और इसमें जो आरक्षित की गई सीटें हैं उनका अगर आपको आरक्षित सीटें हैं, या आप कह सकते हैं प्रतिशत जो था महिलाओं के लिए क्रमशः लगभग आपका 23%, आप कह सकते हैं 17% तथा 53% भाग सुनिश्चित किया गया। गॉट इट? तो इतना परसेंट भाग सुनिश्चित किया गया। ये देखिए, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर, आप एक बात पूछ सकते हैं कि सर ये बताओ आपने क्या किया। आप एक बार बोल रहे थे कि सर जो अनुसूचित जनजाति है उनमें जो गरीबों की संख्या है 100 में से लगभग 43 व्यक्ति जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो आप उनके लिए यहाँ पर 17% ही सुनिश्चित कर रहे हैं रोजगार के अवसर, जबकि यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आप 23% कर दिए हैं और महिलाओं के लिए 53% कर दिए हैं। तो आपको बताएं कि यहाँ पर जो ये 17% है, तो आपको ये सोचना भी चाहिए कि अनुसूचित जनजाति की संख्या भी कम ही है, इसलिए संख्या के आधार पर हमने 17% इनको दे दिया और 23% इनको, और पूरे महिलाओं की बात हो रही है, तो जब महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं को 53% दे दिया गया। ठीक है, गॉट इट? तो हर महिलाओं की बात हो रही है, यहाँ पर सभी महिलाओं को अगर जोड़ करके देखेंगे तो उनको 53% मिल जाएगा, वो सभी क्षेत्रों की बात हो रही थी। तो यहाँ पर आप इतना लिख सकते हैं, और इतना लिखने के बाद आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको बताएं कि इसी के लिए, यानी इसी के तहत, यानी यह सुनिश्चित हो सके। अब तो यहाँ पर मिटा देंगे तो आपको समझ में भी आएगा, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आप देखें। इसके लिए यानी मनरेगा कार्यक्रम जो है यह कामयाब हो सके, इसके लिए सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने, अर्थात आप कह सकते हैं हेडिंग बनाना हो तो बना लीजिएगा, मनरेगा कार्यक्रम सफल हो। ठीक है, आप इसे समझने के लिए कर सकते हैं। तो मनरेगा कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार कोष अधिनियम बनाया। यानी आप इस चीज को लिख सकते हैं, राष्ट्रीय, बात की जाए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय रोजगार तो ये ध्यान में रखिएगा भाई, यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष क्यों आया। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष इसलिए लाया गया कि ताकि मनरेगा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है भारत देश में वह सफल हो सके। और ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष किसके द्वारा लाया गया, तो आप बोलेंगे केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। आपको बताएं कि दूसरी बात अगर आप कर सकते हैं, यहाँ पर राज्य रोजगार गारंटी कोष एक और भी बनाया गया इसको सफल करने के लिए, राज्य रोजगार गारंटी कोष। ठीक है, तो ये भी बनाया गया। इसके पीछे मंशा क्या थी, उद्देश्य क्या था, कि दरअसल क्या है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी की आय सुनिश्चित हो सके, सभी का विकास सुनिश्चित हो सके, इसलिए सरकार ने मनरेगा जैसे कार्यक्रम को चलाया। अगर इसको पूरी तरह से राज्यों पर छोड़ दिया जाता तो कुछ राज्य इस पर क्या करते, ज़्यादा फोकस करते, या कुछ राज्य इस पर कम फोकस करते, कुछ राज्य इसको कम लागू करते ज़मीनी स्तर पर। क्योंकि लेकिन अब क्या था कि जब केंद्र सरकार के अंतर्गत आया तो केंद्र सरकार के माध्यम से इसको लागू किया गया, तो पूरे भारत में एक समान लागू किया गया। इसमें अगर बात की जाए तो मनरेगा में
जो हिस्सेदारी जो थी, कोष की बात हो रही है भाई। कोष का मतलब होता है थैला, जहाँ पर बजट वगैरह रखा जाता है, उसकी बात की जा रही है, पैसे की बात की जा रही है। तो कोष की अगर बात की जाए तो इसमें मैक्सिमम आप बोल सकते हैं कि लगभग 90% हिस्सा जो था वो केंद्र सरकार का था। तो यहाँ पर 90% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार का था, केंद्र सरकार का है। जबकि राज्य रोजगार गारंटी कोष इनका जो हिस्सा है, राज्यों का जो हिस्सा था वो 10% है, 10% हिस्सा। गॉट इट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर 90% केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि 90% अगर 100 रुपये मजदूरी होती है तो 90 रुपये हम देंगे, 10 रुपये आप क्या करिए, राज्यों को बोला कि आप दीजिएगा। तो इससे क्या हुआ कि राज्यों के पास से पैसे कम खर्च होना शुरू हुए और राज्यों ने भी इसमें तब इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अगर पूरी तरह से ये कार्यक्रम राज्यों पर छोड़ दिया जाता तो कुछ राज्य इसको लागू करते और कुछ राज्य लागू नहीं करते। तो आप इस तरह से मतलब ये अपना सुझाव दे सकते हैं या लोगों को बोल सकते हैं कि ये कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसा नीति अपनाया गया। गॉट इट। तो अगली बात करते हैं। यहाँ पर इतना आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगली बात करते हैं भाई। देखो अगली बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो एक नया पॉइंट आप बना सकते हैं कि इसमें ये कहा गया, यानी मनरेगा के अंतर्गत ये कहा गया कि हर एक व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति मनरेगा के अंतर्गत शामिल होगा उसे 15 दिन के अंदर रोजगार मिलना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। जो व्यक्ति मनरेगा के अंतर्गत यानी इस रोजगार के अंतर्गत सम्मिलित होगा उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर रोजगार के अवसर मुहैया होने चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसको जितने समय तक वो बैठा रहेगा उतने समय तक उसको रोजगार के बदले में जो उसकी मजदूरी होगी उसको दिया जाएगा, चाहे रोजगार मिले या ना मिले। इसलिए आप क्या करिए, रोजगार 15 दिन के अंदर मुहैया करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस लाइन को लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आवेदक का मतलब जो नौकरी कर रहा है, जो नौकरी करने वाला है, तो उसकी बात हो रही है। इसके अंतर्गत आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध या रोजगार देने का प्रावधान किया गया। चलिए छोटा सा लिख लेते हैं, देने का प्रावधान किया गया। गॉट इट। तो भाई यहाँ पर आप इतना लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने ये सोचा था कि क्लास जो है 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लगभग 1 घंटे लग जाएंगे आपके क्लासेस में आज के। तो इसके अंतर्गत आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार देने का प्रावधान किया गया। तो ये आपका हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ 1-2 चीज़ों को और भी लिख लेते हैं और यहाँ पर आपको बताएं, ये ऐसा नहीं था कि उन लोगों को चाहिए जो लोग नहीं करना चाहते या जो पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा उन लोगों को ये रोजगार था जो लोग शारीरिक मेहनत करना चाहते थे। जैसे अगर आप शारीरिक मेहनत करना चाहते तो आपको ये रोजगार मिल सकता था। गॉट इट। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को हमने लिख लिया। इसी के तहत यानी अब आप ये बोलेंगे कि मनरेगा क्यों आया। आपसे पूछा जाए कि मनरेगा का उद्देश्य क्या था, तो आप बोलेंगे कि गरीबी उन्मूलन है, भारत से निर्धनता को खत्म करने की बात थी। लेकिन भारत से सिर्फ नहीं की बात नहीं हो रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये आप समझ गए होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों की या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की बात की सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात कर लेते हैं। इसी के तहत सरकार ने मतलब निर्धनता को खत्म करने के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी चलाया। ये देखिए, तो इसी के तहत काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी चलाया गया कि भाई आप काम करिए और आप क्या करना चाहते हैं, अगर पैसा नहीं लेना चाहते हैं तो आप अनाज ले लीजिए। तो ऐसे प्रावधान भी किए गए। तो आप यहाँ तक क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से लिखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए भाई, एक बात बताएं आपको, तो यहाँ पर दिया है काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी चलाया गया। तो ये आप देखें कि ये जो मनरेगा चलाया गया था ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। तो ये काम के बदले अनाज की बात जो हो रही ये भी केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाया गया। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि इसका अगर इसके पूरे नाम की बात की जाए तो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज
कार्यक्रम कहा जाएगा। राष्ट्रीय का, इसको देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, इस कार्यक्रम की बात की जाएगी अगर कहा जाएगा तो। ये जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, इसकी शुरुआत यानी जो हुई या ये कार्यक्रम जो चलाया गया 2004 में चलाया गया था। ठीक है, गॉट इट। तो चलिए अब तक आप इसको लिख भी लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे जिन लोगों को लेना होगा, और आगे बढ़ते हैं और अगले रोजगार की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक नए योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए एक नई योजना चलाई और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। रोजगार योजना 1993 इसमें चलाया गया। सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक कार्यक्रम और चलाया, मनरेगा कार्यक्रम भी चलाया, मनरेगा के साथ साथ एक कार्यक्रम और भी चलाया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसके तहत यानी इसका उद्देश्य क्या था, आप इस उद्देश्य को जान लें। इसका उद्देश्य, अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, तो इसके उद्देश्य की बात की जाए, उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य जो था वह ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवक थे और जो छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवक थे, उनके लिए रोजगार सृजित करना। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं छोटे शहरों में, इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं छोटे शहरों में, गॉट इट। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं छोटे शहरों में रोजगार, यानी आप लिख सकते हैं शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार सृजित करना। गॉट इट। तो ध्यान में रखिएगा भाई, ये इसका उद्देश्य था। सरकार ने कार्यक्रम चलाया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण एवं छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार युवक थे। अभी हमने आपको शुरुआत में बताया, जब हम निर्धनता के कारणों में पढ़ रहे थे तो 5 कारण को बताया था। उसमें यह कहा था कि बहुत से ऐसे युवक थे जो शहरों में रह गए या फिर गांव में रह गए, जिनको रोजगार पर्याप्त रूप से नहीं मिला। तो उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना को चलाया, जिसके तहत ये कहा गया कि भाई ग्राम यानी गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में यानी जो छोटे शहर हैं उनमें जो शिक्षित बेरोजगार युवक है उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के तहत यानी एक अगला कार्यक्रम फिर इसके बाद चलाया गया, तीसरा कार्यक्रम। हम इस तीसरे कार्यक्रम का नाम लिख सकते हैं ग्रामीण रोजगार सृजन। आप लिख सकते हैं ग्रामीण रोजगार सृजन। अगर इस ग्रामीण रोजगार सृजन की बात की जाए तो इसका शुभारंभ किया गया था 1993-95। ठीक है, गॉट इट। तो इसकी शुरुआत 1995 में किया गया। किसकी शुरुआत भाई, तो ग्रामीण रोजगार सृजन की। इसके तहत ये कहा गया, देखिए ये जो रोजगार है ये अलग है, ये कार्यक्रम जो था अलग था, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ये कार्यक्रम अलग है, लेकिन ग्रामीण रोजगार सृजन ये अलग था। तो इसका मतलब क्या था, इसका उद्देश्य था कि गांव क्षेत्रों में, उद्देश्य अगर बात की जाए इसके उद्देश्य की, तो अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में एवं छोटे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे शहरों में। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे शहरों में स्वरोजगार उपलब्ध कराना, स्वरोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये अलग चीज़ है। इसके तहत स्वरोजगार की बात की जा रही थी, जबकि इसके तहत ये कहा गया कि नहीं, उन्हें रोजगार दिया जाएगा जो शिक्षित लोग हैं। इसी के बाद अगली, अगर हम चौथी बात करें, सरकार ने एक चौथा कार्यक्रम और भी चलाया, और उस चौथे कार्यक्रम का आप नाम दे सकते हैं स्वर्ण जयंती
स्वरोजगार, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार। ठीक है, तो इसकी अगर बात की जाए तो वो सरकार ने क्या किया, एक कार्यक्रम और भी चलाया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसकी अगर आरंभ की बात की जाए, स्वरोजगार योजना, सॉरी, तो आप योजना भी लिख सकते हैं, योजना। तो ये योजना चलाया गया आपका 1999 1999 इस सन में चलाया गया। भाई देखो, ये सब जो क्लासेस है ना, आज की ये क्लासेस मुख्य रूप से आप वनडे एग्जाम के लिए फैक्ट आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, तो आप इनको रट्टा मार सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इनका रिलेवेंस आपकी यूपीएससी लेवल से भी रहेगा। गॉट इट। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में रखें। तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 में चलाया गया, और इसके तहत यानी ये कहा गया कि जो गांव में निर्धन लोग हैं उनको स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो गांव के लोग हैं, अगर हम उद्देश्य की बात करें इसके, तो आप कह सकते हैं, दिख रहा है, ठीक है। तो इसके उद्देश्य की बात थी, अगर उद्देश्य की बात की जाए तो जो गांव के लोग हैं, गांव या ग्रामीण के जो ग्रामीण रेडी लोग हैं, या जो गांव के गरीब निर्धन लोग हैं, लोगों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक से जोड़ना। दिख रहा है, ठीक है, बैंक से जोड़ना। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गांव के निर्धन लोग हैं उनकी जो छोटी छोटी बचत होती है, यदि वो बचत करते हैं तो घर पे रखे रहेंगे तो अनावश्यक वो खर्च हो जाएगा। यदि वो बैंक से जुड़ जाएंगे तो वो अपनी छोटी छोटी बचत को क्या करेंगे, बैंकों में जमा कर देंगे, और उनकी जो बचत है छोटी छोटी, एक दिन थोड़ी बड़ी बचत हो सकती है, जिससे वो ऐसे कामों को भी निपटा सकते हैं जो जल्दी मतलब घर पे रखते हैं, तो उन पैसों को बचा करके वो काम नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, आप इसमें कोई संदेह नहीं कर सकते। इसमें आप कुछ भी ये नहीं कर सकते कि सर नहीं, इसमें जो भी प्रावधान किया गया कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए, नहीं। हाँ, बल्कि आप ये कर सकते हैं कि सर इसको ज़मीनी स्तर पर ना विशेष तौर पर स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए था, तब जा करके इसका और भी कुछ परिणाम निकल करके आता। तो ये सब इतने सारे कार्यक्रम चलाए गए, तो इन सब का सारे कार्यक्रमों को आप लिख सकते हैं। और एक कार्यक्रम हम बात करें तो दिख नहीं रहा है, आप जल्दी से लिखिएगा। तो 4 हो गए हैं, एक कार्यक्रम हम और लिख लेते हैं, और चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो भी गया होगा। सरकार ने इसके बाद एक कार्यक्रम और चलाया गांव के ग्रामीण विकास के लिए, यानी हम 5वां कर सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये योजना जो चलाई गई, ये योजना 2000 में चलाई गई थी। गॉट इट। तो इस बात को ध्यान में रखें भाई, ये योजना जो थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, यह योजना 2000 में चलाई गई थी, सन 2000 में। इसका उद्देश्य क्या था, अगर उद्देश्य की बात की जाए, इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट था। उद्देश्य की बात की जाए तो पहला उद्देश्य जो इसका था वह था, आप ए भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 1-2 लिखा है, तो यहाँ पर ए भी करके हम लिख सकते हैं। इसका जो उद्देश्य था वो था प्राथमिक स्वास्थ्य, बी आप कर सकते हैं प्राथमिक शिक्षा, सी ऑप्शन आप कर सकते हैं ग्रामीण विकास की बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ ग्रामीण पेयजल की विद्युतीकरण की बात कर सकते हैं। तो ग्रामीण पेयजल, सी डी ऑप्शन आप कर सकते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण,
तो ये देखिए, ये कुछ खास इसके लक्ष्य थे और इनको क्या करना था, तो ग्रामीण स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण उपलब्ध कराना। किसको भाई, तो हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को जो गांव में रहते हैं उनको प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण ये उपलब्ध कराना था इस योजना का उद्देश्य, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 का। तो भाई आज का ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? आज आपको निश्चित रूप से एसएससी के लिए यानी वनडे एग्जाम के लिए कई पॉइंट्स ऐसे मिले होंगे जिनको आप जान रहे होंगे पहले से भी, और कुछ आपको हो सकता है कि एक आध दो नए भी मिले हो। गॉट इट? तो यहाँ तक आप लिखिए जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नई हेडिंग को पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। सो दोस्तों, हम क्या करते हैं, अगली हेडिंग समझने की कोशिश करते हैं और ये लास्ट हेडिंग है आज के टॉपिक की, लास्ट हेडिंग, और आज ये चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। तो अगली हेडिंग है भारत में निर्धनता से संबंधित भावी चुनौतियां। निर्धनता से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन्हें आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है। सही बात भी है, हमने शुरुआत में देखा था कि निर्धनता हमारे पास 42% थी, 45% थी, फिर हम 37% पर आए और उसके बाद फिर हम 22% पर भी आए। तो इसका मतलब निर्धनता में तो कमी आई है। पिछले के दो एक वीडियो के लेक्चर में हमने ये समझ रखा था। गिरावट तो आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती बनी हुई है। तो सही बात है भी, हमने गिरावट तो की है, लेकिन आज भी निर्धनता उन्मूलन पूरी तरह से होना संभव नहीं है, ये आप समझ पा रहे होंगे। अगली बात करें, और ये इतना आसान भी नहीं, इसलिए लिखा गया है कि बाध्यकारी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि हमने देखा कि सभी राज्यों की स्थितियां अलग अलग हैं और सभी राज्यों में यही वजह है कि जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा अर्थव्यवस्था में आगे निकल चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में और बिहार में जितने व्यक्ति निर्धनता के अंतर्गत आएंगे उतने व्यक्ति महाराष्ट्र के नहीं आएंगे निर्धनता रेखा से नीचे। इस बात को आपको पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर इसीलिए हमने पैरा चेंज करके लिखा है कि इसको आप यानी इन चुनौतियों को कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो ये देखिए, यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, यानी हम बहुत ज़्यादा आर्थिक समृद्धि करके क्या कर सकते हैं, जो निर्धनता है उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आर्थिक समृद्धि से ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा भी दे करके, सार्वजनिक का मतलब होता है सबको एक समान रूप से दे करके, शिक्षा पर जोर दे करके। इसके बाद जनसंख्या विकास में हम क्या कर सकते हैं, कमी करके। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत जो निर्धनता में पहुंची उसका एक बड़ा कारण तो यह भी था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में जो अंग्रेज थे वो भारत के आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन साथ ही साथ हमने भी क्या किया, हमने जनसंख्या वृद्धि में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी की कि जिसकी वजह से भारत के पास संसाधन था उसमें कमी हुई, और यह भी एक बड़ा कारण था कि व्यक्ति निर्धनता के अंतर्गत आ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या विकास में हम कमी ला करके हम निर्धनता से ऊपर आ सकते हैं। और इसीलिए आपको पता होगा कि सरकार या फिर कई बार योजनाएं या फिर सरकार के माध्यम से भाषण में भी बोले जाते हैं कि हम दो हमारे दो, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आज कई लोग ऐसे भी हैं कि बोलते हैं कि सर कि हम दो हमारे एक है। कुछ लोग, कुछ परसेंट में ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, एक आध दो लोग। आगे बात करते हैं। तो जनसंख्या में हम कमी करके भी क्या कर सकते हैं, निर्धनता से ऊपर उठ सकते हैं। अगली बात करें तो महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। यानी जो महिला जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको, और समाज में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग व्यक्ति हैं उनको, हम इन सभी लोगों को सशक्तिकरण के माध्यम से क्या कर सकते हैं, गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। यानी महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को आज शिक्षा दे करके हम उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, उनको हम रोजगार दे करके सशक्तिकरण में उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो ये सब सारे कार्यक्रम हैं या ये सब पहलू हैं जिन पर हम फोकस करके निर्धनता से थोड़ा निजात पा सकते हैं। अगली बात अगर करें
तो आपको बताएं कि देखिए निर्धनता जो है वो एक विश्वव्यापी समस्या है, आप यहाँ पर कह सकते हैं। और निर्धनता ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो जाएगी। आप किसी को दाल चावल चीनी या मतलब उसके स्तर पर जो भोजन वगैरह है वो उपलब्ध करा देंगे तो निर्धनता खत्म हो जाएगी, नहीं। आगे चल करके उसको शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात होगी। जैसे अगर अभी हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि अमेरिका में जिसके पास कार होता है वह व्यक्ति निर्धन तो नहीं माना जाएगा, लेकिन जिसके पास एसी है वो निर्धन माना जाता है। अगर कार नहीं है और एसी है, बाकी सारी चीज़ कुछ और चीज़ें हैं ऐसे, उससे कार से कुछ छोटे कम में, तो वो व्यक्ति निर्धन माना जाता है। जबकि भारत में किसी व्यक्ति के पास एसी भी है ना, तब भी वो निर्धन नहीं माना जाएगा, बल्कि अमीर माना जाएगा या निर्धन रेखा से ऊपर माना जाएगा कम से कम। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब कि जैसे ही हमें और सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, कुछ चीज़ें जो हमारी मूल आवश्यक में रखी गई है, जैसे अनाज, जूता, चप्पल और ये सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह रखे गए हैं, आश्रय रखे गए हैं, घर वगैरह रखे गए हैं, ये सब चीज़ें जैसे ही पूरी हो जाएंगी तो हमारी जो ज़रूरत होगी वो कुछ और हो जाएगी। हम चाहेंगे कि तब हमारे पास कुछ और हो। जैसे आज अमेरिका के लोग चाहते हैं कि वो उनकी मूल आवश्यकता है कि उनके पास कार हो, तो वैसे हम भी तब कुछ और भी वस्तु की डिमांड करना शुरू करेंगे। हम ये मान लेंगे कि हमारी मूल आवश्यकता कुछ और भी है। तो ये देखिए इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो निर्धनता है वह विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। और ध्यान रखिएगा कि इसीलिए हमने कहा कि आगे चल करके जैसे ही आज हमारे पास अनाज, दाल, चावल, चीनी और कपड़े लत्ते जो भी हो जाएंगे, ये सभी अगर हो जाते हैं, कपड़े वगैरह, जूते, शूज़ वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें जो भी है वो हो जाती हैं, तो फिर हम किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए उस समय हमें ये होगा कि हमारी ये मूल आवश्यक होगी, अगली वस्तु जो होगी, तो वहाँ पर क्या होगी, निर्धनता की परिभाषा भी बदल जाएगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि तब फिर क्या करेंगे, हम उसको उन्मूलन करने के लिए कार्यक्रम चलाना शुरू कर देंगे, उसको दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया, अतः निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य बना रहेगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बना रहेगा आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बना रहेगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि परिभाषा भी बदल रही है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आज आप लोगों को हमें लगता है कि कुछ वनडे एग्जाम से संबंधित कंटेंट भी मिले होंगे। तो दोस्तों आज यह लेक्चर 9 पर आकर के आपका टॉपिक नंबर 3 समाप्त हुआ। अब कल हम लोग टॉपिक नंबर 4 से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि अर्थशास्त्र क्लास 9 का अंतिम चैप्टर होगा। अब तक हमने आपको जो वीडियोस प्रोवाइड किया वह वीडियोस आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा मिला, मैटर्स कैसा था, आपको बताना चाहिए। लेकिन यार आप लोग ऐसे वाले विद्यार्थी हैं ना कि कुछ बोलते ही नहीं। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम आप लोगों को पढ़ाते भी ऐसे ही कि नहीं पढ़ाते। तो आई होप प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पायरेंट्स, अब आप लोगों को क्या कहें, अब इससे ज़्यादा कुछ नया वर्ड्स हो तो बताइए, वह भी बोल दें। अगर वीडियोस के लेक्चर अच्छे लगे तो कमेंट में इतना तो बोल सकते हैं थैंक्स, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कंटेंट अच्छा था, बेहतर था, या कुछ सुझाव देने हैं तो वो भी दे सकते हैं। चलिए अच्छा, खैर कोई बात नहीं। आप लोगों को रोज़ रोज़ ये शब्द बोलने से मुझे भी अच्छा नहीं लगता और आप लोग आदी बन गए हैं इस चीज़ को। सुनते सुनते आप लोगों के कान भर गए हैं इस बात से। आप लोग जानते हैं कि लास्ट में ये पढ़ा करके यही बोलेंगे, तो ऐसा करो ना कि जैसे ही हम पढ़ करके खाली होते हैं तो वीडियो वहीं पर बंद कर देते हैं। आप लोगों में से मुझे पता है कई लोग ऐसे कर रहे हैं इस समय कि ये लास्ट में बोलेंगे कि कमेंट करिएगा, तो हम कमेंट नहीं करेंगे, इसलिए क्या करते हैं वीडियो यहीं पर बंद कर देते हैं। तो आपको एक बात बताएं, कुछ लोगों को, जो वे विद्यार्थी हैं जिनको कंटेंट थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि पढ़ाया खराब जाता है या पढ़ाने का स्टाइल्स जो है वो अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, बट डिपेंड ये करता है कि आपकी बेसिक समझ कितनी है। अगर आप यूपीएससी लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंटेंट यही चाहिए। अगर आप यूपीएससी लेवल पर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा समझ करके चलना होगा। आप अगर एसएससी लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं पढ़ा तो रहा हूँ पूरा, लेकिन वहाँ पर आपको समझना होगा कि आपके लेवल में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ये आप समझ लीजिएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसएससी के लिए अगर अलग से पढ़ाएंगे, फिर सिविल के लिए अलग से पढ़ाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा डियर। इसीलिए हम एसएससी के लिए अलग से नहीं पढ़ाते हैं। हमारी क्लास जो है मेनली मुख्य रूप से यूपीएससी लेवल पर चलती है भाई। तो आप लोगों में से जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, जो यूपीएससी पर गोल बनाए हुए हैं, वो निश्चित रूप से एक भी वीडियोस को स्किप ना करें, बेहतर ढंग से देखें, बेहतर ढंग से क्लास नोट्स बनाएं और
उसी का उपयोग करते हुए आगे चल करके मैगजीन पढ़िएगा, आपको बखूबी सब कुछ समझ में आएगा। तो आज का ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।